एक जंगल में शन्नो नाम की एक लोमड़ी रहा करती थी। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान मानती, सो वह ना तो कभी किसी से सीधे मुंह बात करती और ना ही कभी किसी की कोई मदद किया करती। बस पूरे दिन अपने ही घमंड में चूर रहा करती थी। एक दिन बिट्टो लोमड़ी ने शन्नो लोमड़ी से कुछ मदद मांगी तो शन्नो लोमड़ी ने झट से इनकार कर दिया। आखिर तुम्हें किस बात का इतना घमंड है शन्नो बहन? बिट्टो लोमड़ी बोली तो शन्नो ने जवाब दिया, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर हूँ। है कोई ऐसा तो मुझे बताओ, बताओ ज़रा। अगर इतनी ही समझदार हो तो पेड़ पे लगे अंगूर खाकर दिखाओ, तब मानूं। बिट्टो लोमड़ी ने एक अंगूर के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर शन्नो घमंड से बोली, ठीक है, तुम्हारी चुनौती मैं स्वीकार करती हूँ बिट्टो बहन। चुनौती देकर बिट्टो लोमड़ी तो वहां से चली गई, पर शन्नो सोच में पड़ गई कि अंगूर कैसे खाए, क्योंकि पेड़ पर वो चढ़ नहीं सकती थी। अभी वो सोच ही रही थी कि उसकी नज़र पेड़ पर बैठी एक गिलहरी पर पड़ी तो शन्नो उससे प्यार से बोली, ओ गिलहरी बहन, अगर तुम पेड़ पर से एक अंगूर का गुच्छा मुझे तोड़ कर दे दो तो मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। नहीं लावणी वासी, अंगूर से पहले तो तुम मुझे ही खा जाओगी, रहने ही दो। ऐसा कहकर वो गिलहरी वहां से भाग खड़ी हुई। शन्नो को बड़ा गुस्सा आया, पर कर भी क्या सकती थी। शन्नो फिर से कुछ तरकीब सोचने लगी कि तभी उसे एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। हे गजराज, आप तो सबकी मदद करते हैं, जरा मेरी भी मदद कर दीजिए ना। गजराज के पूछने पर शन्नो ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। सब कुछ सुनकर गजराज बोले, देखो शन्नो बहन, ये काम मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है, पर तुमने चुनौती स्वीकार की है तो तुम्हें पूरी ईमानदारी से ये चुनौती निभानी चाहिए। इतना कहकर गजराज वहां से चलते बने। शन्नो अब चिंता में डूब गई कि आखिर इस चुनौती से बाहर कैसे निकला जाए। अगर वो हार गई तो सारे जंगल में उसकी बड़ी बेइज्जती होगी। ये सोचते हुए जब उसने पेड़ की ओर नजर डाली तो पाया कि एक बंदर उस पेड़ पर आकर बैठ गया है। शन्नो उस बंदर से बोली, बंदर भैया, अरे ओ बंदर भैया, एक अंगूर का गुच्छा तोड़कर मुझे दे दो ना। क्यों क्यों दूं? जब बंदर ने पूछा तो शन्नो लोमड़ी ने उसे सारी कहानी कह डाली। सब सुनकर बंदर बोला, अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी जगह और कोई होता मौसी तो उसकी मदद तो मैं कर भी देता, पर तुम्हारी क्यों करूं? तुमने करी है जिंदगी में कभी किसी की मदद? भाग जाओ यहाँ से। बंदर की ये बात सुनकर शन्नो गुस्से से तिल मिला उठी, पर तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे पता था कि बंदर नकलची होते हैं। यदि वो बंदर को पत्थर मारेगी तो वो भी उसे बदले में जरूर अंगूर मारेगा और तब वो अंगूर लेकर चलती बनेगी। मन ही मन अपनी बुद्धिमानी की सराहना करते हुए शन्नो ने झट से जमीन पर पड़ा पत्थर उठाया और बंदर को दे मारा। एक के बाद एक वो पत्थर मारती गई और बंदर एक तरफ हटकर बचता गया। आखिरकार लोमड़ी थक गई और बोली, अरे मैं तुम्हें इतने पत्थर मार रही हूँ पर तुम हो कि कुछ कर नहीं रहे। ये सुनकर बंदर झट से बोला, मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? तुम चाहे जितने पत्थर मार लो मौसी, पर मैं तुम्हें बदले में अंगूर फेंक कर नहीं मारने वाला। अंगूर तुम्हारे लिए खट्टे थे, खट्टे हैं और हमेशा खट्टे ही रहेंगे। बंदर को हंसता देख शन्नो लोमड़ी का मुंह उतर गया था। आज बंदर ने उसका घमंड तोड़ दिया था। वो समझ गई थी कि पूरे जंगल में अकेली वो ही बुद्धिमान नहीं है। आखिरकार अपना उतरा हुआ मुंह लेकर शन्नो वहाँ से
चली गई। एक गांव में रामू नाम का एक प्यारा सा लड़का रहा करता था। कई साल पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया था और उसकी माताजी भी अभी कुछ ही दिन पहले गुजर गई थी। ऐसे में उसकी दीदी, जिनकी शादी पड़ोस के ही एक गांव में हुई थी, वो उसके पास रहने के लिए आ गई। अपनी दीदी और जीजाजी को देखकर रामू बहुत खुश था कि उसे अब अकेला नहीं रहना पड़ेगा। पर वो बेचारा कहाँ जानता था कि उसकी बहन कितने बुरे और लालची स्वभाव की है। धीरे धीरे रामू की बहन ने रामू पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। पूरे गांव में उसकी दीदी ने यह खबर फैला दी थी कि रामू कितना आलसी और निकम्मा है और पढ़ाई करने में जी चुराता है। स्कूल से आते ही उसे घर के कामकाज में लगा देती, खाने को भूसे की रोटी देती और जमीन पर चटाई डालकर सुलाती। सुमन उसे बिल्कुल भी पढ़ने ना देती और किसी को कुछ भी ना बताने की कड़ी हिदायत देती। बेचारा छोटा सा रामू पिटाई के डर से किसी को कुछ भी ना बताता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रामू के जीजाजी उसकी दीदी से बोले, अजी सुनती हो, आजकल गांव में बाग लगा हुआ है। आज सुबह ही एक औरत गई थी घास लेने जंगल में, उसको हमला करके मार दिया उसने। मेरी मानो तो कुछ दिन रामू को जंगल में लकड़ियाँ लेने मत भेजना। अजी क्या बात करते हो आप? यही तो मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। कमबख्त गले में फांस बन के फंसा हुआ है। अगर इसे बाघ खा जाए तो हम ये सारी जमीन जायदाद बेचकर शहर चले जाएंगे। ऐसा करने की क्या जरूरत है भाग्यवान? अरे भगवान से डरो। रामू के जीजाजी बोले तो सुमन तुनक कर बोली, तुम तो रहने दो जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ अब। तुमने तो अपनी सारी जमीन जायदाद अपने जुए की लत और ससुर जी के कर्जे में निपटा दी, वरना हमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, बस निठल्ले घूमते रहते हो। ये सुनकर रामू के जीजाजी चुप हो गए और सुमन ने रामू को आवाज लगाई, रामू, अरे ओ रामू, इधर तो आ जरा। रामू, जो कि कमरे के बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था और दुखी हो रहा था, दीदी की आवाज सुनकर कमरे में आया। फिर उसकी दीदी ने एक मोटी सी भूसे की रोटी बांध कर दी और रामू को लकड़ियां काटने के लिए जंगल भेज दी। रामू बगैर एक भी शब्द बोले कुल्हाड़ी उठाकर चुपचाप जंगल की ओर चल दिया। रामू आज बहुत दुखी था। वो नहीं जानता था कि उसकी दीदी उसके बारे में इतना बुरा सोचती है। रामू मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो शेर उसे खा जाए। दोपहर बीत चुकी थी। रामू का आज घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी उसे भूख का एहसास हुआ और उसने पोटली में बंधी रोटी निकाली। ढलान के किनारे बैठकर कपड़ा खोला ही था कि रोटी कपड़े में से फिसलकर ढलान पर लुढ़कती चली गई। रामू को भूख बहुत तेज लगी थी। वो भी रोटी को पकड़ने के लिए ढलान पर उतरता चला गया। रोटी लुढ़कते लुढ़कते एक भैंसों के तबेले में घुस गई। रामू भी वहां पहुंचा। रामू ने अभी रोटी उठाई ही थी कि एक कड़कदार आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन है रे तू? क्यों आया है यहाँ? जानता नहीं यहाँ इंसानों का आना मना है? रामू ने देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। ये शायद वही जादूगरनी थी जिसके किस्से सारे गांव में मशहूर थे और जिसके डर से कोई भी इस तरफ नहीं आता था। अम्मा जी, वो मेरी रोटी यहाँ लुढ़कते हुए आ गई, वही लेने आया हूँ। रामू ने डरते डरते जवाब दिया तो बूढ़ी अम्मा ने फिर से पूछा, हाँ, रोटी तो है तेरे हाथ में, पर तू ये भूसे की रोटी क्यों खाता है? रामू ने डरते डरते बूढ़ी जादूगरनी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। रामू की दुख भरी कहानी सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू यहाँ रह मेरे पास।
तबेले की भैंसों की देखभाल करना और मजे से रहना। अभी तुझे भूख लगी होगी ना, ले कुछ खा ले। इतना कहकर बूढ़ी जादूगरनी ने हवा में हाथ हिलाया तो वहां बढ़िया खाना आ गया, जिसे रामू ने पेट भर कर खाया। अब रामू वहीं रहने लगा। वहां वह तबेले का ध्यान रखता और बूढ़ी जादूगरनी के साथ खूब बातें करता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन रामू को अपनी दीदी का ख्याल आया तो उसका मन उससे मिलने का करने लगा। बूढ़ी जादूगरनी ने भी उसे इजाजत दे दी। रामू रात को ही अपनी दीदी से मिलने चल दिया। बूढ़ी जादूगरनी ने अपने जादू से उसके घर के सामने उसे पहुंचा दिया और रामू अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर घर में उसके दीदी और जीजाजी आपस में बातें कर रहे थे। अजी मैंने कहा 2 महीने हो गए रामू को गायब हुए, अब तक तो वो कहीं मर खप गया होगा। हम ये ज़मीन जायदाद बेचकर शहर चलते हैं। तुम गांव के साहूकार के पास कल ही जाना और ज़मीन जायदाद की कीमत तय कर लेना, समझ गए? अरे भाग्यवान गांव वाले शक करेंगे। अजी मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। सारे गांव में पहले ही ये खबर फैला दी है कि रामू का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हम सब बेच के शहर जाने की सोच रहे हैं। तुम बेकार की चिंता मत करो, बस उतना करो जितना मैं तुमसे कहती हूँ। सुमन अभी बोल ही रही थी कि दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसका ध्यान खींचा। दरवाज़ा खोलने पर जब उसने रामू को वहाँ सकुशल खड़ा पाया तो उसके ऊपर तो मानो बिजली ही गिर पड़ी, पर वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ न बोली। साफ सुथरे नए कपड़े और स्वस्थ रामू को देखकर वो हैरान थी। सुमन ने पूछा तो रामू ने उसे सारी घटना बताते हुए कहा, ये उपहार अम्मा जी ने तुम्हारे लिए भेजा है दीदी। रामू ने उसे मिठाई का डिब्बा और छोटी सी एक डिबिया दी। फिर बोला, जानती हो अम्मा के पास ढेर सारी जादुई भैंसें हैं जिनके दूध से ये मिठाई बनी है। खा के देखो, बहुत टेस्टी है। और ये अंगूठी भी अम्मा जी ने अपने खजाने में से तुम्हारे लिए भेजी है। खजाना? हाँ दीदी, बूढ़ी अम्मा के पास इतना खजाना है कि गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे। ये सुनते ही लालची सुमन अपने दिमाग में कुछ ताना बाना बुनते हुए प्यार से रामू से बोली, तुम तो वहाँ मजे से रहे और हम यहाँ कितने दुखी हुए पता है तुझे? जब से तू गया है हमारी नींद, भूख, प्यास सब मर गई है। मैं तो बस उस पल को कोस रही थी जब मैंने तुझे जंगल भेजा। पर चलो कोई नहीं, मेरा प्यारा भैया घर आ गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू बैठ, मैं कुछ खाने को तेरे लिए बना के लाती हूँ। कुछ ही देर में सुमन पकवान बनाकर ले आई और रामू की बहुत खातिरदारी करने लगी। उसे ये सब करता देख उसका पति बहुत हैरान था, पर मुंह से कुछ भी न बोला। सुबह तड़के जब रामू वापस जाने लगा तो सुमन ने भी बूढ़ी अम्मा से मिलने की जिद की। रामू खुशी खुशी उसे अपने साथ लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर तबेले में बंधी तंदुरुस्त भैंसों को देखकर सुमन का दिल मचल गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी जादूगरनी से कुछ औपचारिक बातें कर सुमन ने कहा, अच्छा अम्मा जी, अब मैं घर चलती हूँ। अब रामू को भी आप मेरे साथ भेज दीजिए, इसके बिना सब कुछ सूना लगता है। नहीं, मैं बूढ़ी अम्मा को छोड़कर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर रामू बूढ़ी जादूगरनी से लिपट गया। चल मेरे भाई रामू चल, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा होकर डॉक्टर भी तो बनना है। क्या बताऊँ अम्मा जी, हमारी माताजी की ये आखिरी इच्छा थी। माना कि हम लोग बड़े गरीब हैं, पर फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पर इसके लिए इसे गांव जाकर पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ना। हाँ रामू बेटे, तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। इतना कहकर बूढ़ी जादूगरनी ने उन्हें बहुत सा धन और एक तंदुरुस्त भैंस देकर विदा किया। वो दोनों अपने गांव की ओर चल दिए और बूढ़ी जादूगरनी उन्हें देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। गांव जाते हुए रास्ते में सुमन मन ही मन सोच रही थी कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अब वो सारी जमीन जायदाद और बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ धन और भैंस लेकर अपने पति को साथ ले शहर चली जाएगी और रास्ते में ही कहीं
जंगल में रामू से भी पीछा छुड़ा लेगी। अपनी चालाकी पर सुमन फूले नहीं समा रही थी। वो लोग गांव पहुंच चुके थे, पर गांव में घुसते ही एक विचित्र घटना हुई। बूढ़ी जादूगरनी की भैंस के गले में बंधे घंटे से जोर जोर से आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुमन और उसके पति की थी। यही तो मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। कमबख्त गले में फांस बन के फंसा हुआ है। अगर इसे बाघ खा जाए तो हम ये सारी जमीन जायदाद बेचकर शहर चले जाएंगे। ये उस दिन की आवाजें थी जब सुमन ने रामू से पीछा छुड़ाने के लिए उसे लकड़ी लाने जंगल में भेजा था। और वो आवाजें भी आने लगी जो सुमन रास्ते में अपने मन में सोच रही थी। अब तक तो कहीं मर खप गया होगा। हम ये जमीन जायदाद बेचकर शहर चलते हैं। अब सुमन को काटो तो खून नहीं। सभी गांव वालों के सामने उसकी पोल खुल चुकी थी। थोड़ी ही देर में गांव के मुखिया जी ने पंचायत बुलाई और उसमें हुए फैसले के अनुसार सुमन और उसके पति को खाली हाथ गांव से निकाल दिया गया। मुखिया जी ने रामू को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। अब रामू मंडक आकर पढ़ता, खेलता और अक्सर बूढ़ी जादूगरनी से मिलने चला जाता था। एक गांव में चंदू नामक एक युवक रहा करता था। वो स्वभाव से बड़ा दयालु और परोपकारी था। उसके गांव और आसपास के गांव में उस साल सूखा पड़ा था। गांव से कोसों दूर एक कुएं में थोड़ा पानी था, जिससे गांव वाले पानी भरकर लाया करते थे। एक दिन चंदू जब पानी मटकी में भरकर घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो प्यास से बेहाल था, परंतु कोई भी उसे थोड़ा सा भी पानी नहीं दे रहा था। ऐसे में चंदू ने उसे अपनी मटकी से पानी पिलाया। वो बूढ़ा सारा पानी पी गया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मुझ प्यासे को पानी पिलाया। तुम बहुत दयालु हो, पर कभी भी जीवन में लालची मत बनना। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। चंदू की मटकी खाली हो चुकी थी, पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि चंदू की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोबारा कुएं पे जाकर पानी भरकर ला सके। सो वो घर चला गया। घर जाकर जैसे ही उसने मटकी जमीन पे रखी तो मटकी से आई पानी के छलछलाने की आवाज से वो चौंक गया। मटकी पूरी की पूरी पानी से भरी थी। चंदू समझ गया कि वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने पानी को मटकी से दूसरे बर्तन में खाली किया तो मटकी वापस पानी से लबालब भर गई। चंदू गांव वालों को भी अपनी मटकी से पानी देने लगा। गांव वालों की पानी की समस्या अब हल हो गई थी। साथ ही जो भी उस पानी को पीता वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाता। आसपास के गांव के लोग भी चंदू के पास पानी लेने आ जाते। कुछ एक उसे पैसे देने की कोशिश करते तो चंदू साफ मना कर देता। अरे ले लो चंदू भैया, काहे मना करते हो? नहीं नहीं भाई, ये सब मैं किसी लालच में नहीं बल्कि परोपकार की भावना से करता हूँ। मुझे पैसे नहीं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। वाह वाह चंदू भैया, बड़े उच्च विचार हैं तुम्हारे। ईश्वर तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखे। अच्छा चलता हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की भाई, जय राम जी की। ऐसे ही चलता रहा। लोग चंदू के गुणगान करते नहीं थकते थे। चंदू का एक मित्र था जो उसे अक्सर मटकी के पानी से धन कमाने की सलाह दिया करता था। चंदू उसे अनसुना तो कर देता, पर कभी कभी सोचने लगता कि यदि वो थोड़ा धन कमा भी लेता है तो क्या बुराई है, कम से कम गरीबी तो दूर होगी। पूरे राज्य में चंदू की चमत्कारी मटकी की बात फैलती चली गई, जो राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने जब ये सुना कि उस चमत्कारी मटकी के पानी से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं तो उसने सोचा
कि क्यों ना उस मटकी से धन अर्जित किया जाए। दरअसल वो राजा बड़ा लालची था और सिर्फ अपने खजाने को ही बढ़ाने के उपाय सोचा करता था। राजा ने चंदू को चमत्कारी मटकी के साथ बुला भेजा। हमने सुना है कि तुम्हारी मटकी चमत्कारी है। इसके पानी से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं और इसका पानी भी कभी खत्म नहीं होता। क्या ये सत्य है? निस्संदेह सत्य है महाराज। ये मटकी हम लेना चाहते हैं चंदू। तुम जो चाहे इसका मूल ले सकते हो। बोलो, कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहते हो तुम इस मटकी के बदले? ये सुनकर चंदू के मन पर लालच ने अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। चंदू को चुप देख महाराज बोले, अच्छा, हम तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं इसके लिए, ठीक है? ये सुनकर चंदू सोचने लगा कि 500 स्वर्ण मुद्राओं से तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। चंदू को सोच में देख महाराज फिर से बोले, शायद 500 कम लग रहे हैं तुम्हें। चलो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। ये सुनकर चंदू की आंखों में चमक आ गई। 1000 स्वर्ण मुद्राओं से तो वो एक अच्छा कारोबार भी कर सकता है। ये सोचते हुए चंदू के कानों में अब की बार महाराज का थोड़ा क्रोधित स्वर पड़ा। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हो चंदू। चलो हम तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, पर इससे अधिक नहीं। हमें तुरंत जवाब चाहिए। ये तो आपकी कृपा है महाराज कि आपने मुझे इस लायक समझा, वरना मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। आप महान हैं महाराज, आप महान हैं। अपनी प्रशंसा सुन राजा खुश हो गया। तुरंत उसने 2000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली चंदू को दी। चंदू दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा था। उसका जीवन अब सुख चैन से बीतने वाला था। चंदू, ये मटकी अब हमारी हुई। हम कुछ दिनों से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। हम पानी पीकर देखते हैं कि ये कितनी प्रभावी है। इसी बहाने इस चमत्कारी मटकी की जांच भी हो जाएगी। राजा ने गटागट मटकी का सारा पानी पी लिया, परंतु उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। उसकी पेट का दर्द ज्यों का त्यों था। ना ही दर्द दूर हुआ और ना ही मटकी में पानी वापस आया। ये देखकर राजा गुस्से से भर उठा। ना तो हमारा कष्ट दूर हुआ है और ना ही मटकी में पानी वापस आया है। तुमने हमें मूर्ख बनाने की चेष्टा की है चंदू। इसके लिए हम तुम्हें कारावास की सजा देते हैं। ले जाओ इसे। राजा ने खाली मटकी जमीन पर मारकर फोड़ दी। चंदू गिड़गिड़ाता रहा, परंतु राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में बंद कर दिया गया। उससे उसके धन की पोटली भी छीन ली गई। कारागार में बंद चंदू के दिमाग में उस बूढ़े बाबा की बात गूंज रही थी। तुम बहुत दयालु हो, पर कभी भी जीवन में लालची मत बनना। और इस तरह से बाबू बेचारे चंदू को ना माया मिली ना राम।